हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IT लॉजिक्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट को मेंटेन किया हुआ है पाइस्पार्क इन हिंदी के नाम से। इस प्लेलिस्ट में मैं अभी तक 2 वीडियोस डाल चुका हूं और ये वीडियो थर्ड वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि स्पार्क में जब हम किसी फाइल को रीड करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, उस समय हमें अगर स्कीमा इन्फोर्स करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। स्कीमा इन्फोर्स कैसे करते हैं वो सीखने से पहले मैं आपको पिछली 2 वीडियोस का क्विक रिकैप देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको पहले सोर्स फाइल फटाफट से दिखा देता हूँ। हमने पिछली 2 वीडियोस में ऑर्डर वन डॉट CSV फाइल का इस्तेमाल किया था, आज भी इसी फाइल का इस्तेमाल करेंगे। इस फाइल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम है: ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर ID एंड ऑर्डर स्टेटस। आप चाहें तो डेटा को भी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो आप इस सेल में देख पा रहे होंगे कि मैंने एक वेरिएबल लिया है CSV इनपुट पाथ के नाम से। इस वेरिएबल में मैंने जो फाइल अभी आपको दिखाई थी उसी फाइल का पाथ यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट सेल में आप देख सकते हैं मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है CSV_DF के नाम से, जहाँ पे मैं spark.read.csv API की हेल्प से ऊपर दी हुई फाइल को लोड कर रहा हूँ। एक बार वो फाइल एक डेटा फ्रेम में लोड हो गई, फिर हम उस डेटा फ्रेम के अंदर डॉट शो फंक्शन की हेल्प से डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। एक बार मैं इसे रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम नोटिस करी थी कि हमारी फाइल में जो पहली रो थी वो एक्चुअली में डेटा नहीं, हेडर था। तो बेसिकली हेडर क्या करता है, आपके कॉलम्स को कंटेन करता है। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पहली रो एज अ डेटा रो इंसर्ट नहीं होनी चाहिए डेटा फ्रेम में, रेदर देन पहली रो में जो भी कॉलम हमारे पास मेंशन थे वो कॉलम हमारे डेटा फ्रेम के कॉलम बनने चाहिए थे। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ है। जो हमारे हेडर रो थी वो भी एक्चुअली में डेटा रो की तरह यहाँ पे ट्रीट हुई है। और कॉलम नेम की जगह पे यहाँ पे कुछ ऑटो जनरेटेड कॉलम का इस्तेमाल हुआ है। C0, C1, C2, C3 इन्हें स्पार्क ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है हमारे लिए। ठीक है। इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हमने डॉट ऑप्शन का इस्तेमाल किया था। बेसिकली स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV API के ठीक बीच में हमने एक डॉट ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल किया था, जहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी को मेंशन किया था कि हेडर इक्वल टू ट्रू। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्पार्क को बता रहे हैं कि जब आप इस फाइल को रीड करेंगे तो रीड करने टाइम पे जो हेडर रो है उसे आपको डेटा फ्रेम में एज अ डेटा रो ट्रीट नहीं करना है, रादर देन आपको उस रो का इस्तेमाल करके कॉलम नेम आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। तो एक बार हम इस वाली सेल को भी रन करके देख लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इस बार जो हेडर रो है उसका सही से इस्तेमाल हुआ है, और उस हेडर रो की हेल्प से स्पार्क ने अपने डेटा फ्रेम के कॉलम्स को एक्चुअली में आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। अगर आपका एक बार डेटा फ्रेम बन चुका है और आपको डेटा फ्रेम का स्कीमा देखना है तो आप इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेटा फ्रेम डॉट स्कीमा को अगर प्रिंट करेंगे तो वो आपको आपके डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर दिखा देगा। अभी फिलहाल आपको शायद ये स्ट्रक्चर समझ में ना आए। इसको अभी मैं नीचे जब आपको स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड पढ़ाऊंगा तो हम दोबारा से इसको एक बार समझ लेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम प्रिंट स्कीमा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक रीडेबल फॉर्मेट में आपको डेटा फ्रेम का स्कीमा दिखा देता है। इसको मैं एक बार रन करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब स्कीमा प्रिंट किया तो इसने हमें अच्छे से बता दिया कि आपके कॉलम के क्या क्या नाम हैं: ID, डेट, कस्टमर ID एंड स्टेटस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हमें एक प्रॉब्लम ये दिखी थी कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स थे, स्पार्क ने उन सबके डेटा टाइप को एज अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाई किया है, राइट। रेदर देन कि वो ऑर्डर ID को इंटीजर आइडेंटिफाई करे, ऑर्डर डेट को एज ए टाइम स्टैम्प, कस्टमर ID को एज ए इंटीजर, उसने सभी के सभी कॉलम्स को एज ए स्ट्रिंग आइडेंटिफाई किया है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक और ऑप्शन का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्पार्क को बता रहे थे कि भाई आप जाओ अपनी फाइल को रीड करो और रीड करके आप स्कीमा को इन्फर करो, आप खुद पता करो कि कौन से कॉलम का क्या डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉट ऑप्शन की जगह डॉट ऑप्शंस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये ज़्यादा एक तरीके से मेरे लिए रीडेबल है और लिखने में भी मुझे ज़्यादा सहूलियत होती है। तो इसमें क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, कि डॉट ऑप्शन में आपको जो की वैल्यू पेयर है उनको सेपरेटली डिफाइन करना पड़ता है, आपको चेन ऑफ ऑप्शन लिखने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन लिखने हैं तो आपको 4 बार डॉट ऑप्शन करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ऑप्शन की जगह पे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंस आप देखना कि जब आप डॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो की में आपको कोट्स के अंदर की लिखनी पड़ती है, लेकिन डॉट ऑप्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हेडर एक की है और ट्रू उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने हेडर को कोट्स में नहीं लिखा है। तो ये जो डिफरेंस है इसको भी आप लोगों को नोटिस करना चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने इन्फर स्कीमा ट्रू को इस्तेमाल करते हुए एक बार इस सेल को भी रन करते हैं। इस सेल को मैंने रन किया और मेरा डेटा फ्रेम सही से प्रिंट हो गया है। एक काम करते हैं अब हम, क्योंकि हमने इन्फर स्कीमा यूज किया था, तो हम दोबारा से अपने डेटा फ्रेम के स्कीमा को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। और यहाँ पे देखिए अब की बार स्पार्क ने अच्छे से डेटा फ्रेम्स को इन्फर किया है। उसने ऑटोमेटिकली पता लगा लिया कि जो पहला कॉलम होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, सेकंड कॉलम टाइम स्टैम्प एंड सो ऑन। अब यहाँ तक हम ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हमें ये देखना है कि अगर हमें ये स्कीमा इन्फोर्स करना है, रेदर देन कि हम इन्फर स्कीमा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, हमें स्कीमा खुद से इन्फोर्स करना है।
और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आप जब भी प्रोडक्शन में काम करेंगे तो इन्फर स्कीमा का इस्तेमाल आप बहुत ही रेयर करने वाले हैं, क्योंकि एज अ डेवलपर हम लोग चाहते हैं कि जो भी स्कीमा हमारी फाइल्स में आए, हम चाहते हैं कि हमारा उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहे। बेसिकली हम सोर्स के डेटा को वैलिडेट भी करना चाहते हैं कि सोर्स से जो डेटा आया है क्या वो करेक्ट डेटा है, क्या वो एक्सपेक्टेड स्कीमा के हिसाब से डेटा आया है या नहीं। इसीलिए यहाँ पे स्कीमा को इन्फोर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे कि मैंने पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप मॉड्यूल के अंदर से कुछ क्लासेस को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्लासेस, स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फिल। इनको फिलहाल 2 मिनट के लिए आप इग्नोर करें और बाकी क्लासेस पे आप फोकस करें। स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फिल को मैं जल्दी ही आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी डेटा टाइप हमारे पास में हैं, उन डेटा टाइप से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस पाइथन में डिफाइंड होती हैं। ठीक है। और हर एक डेटा टाइप के आगे टाइप लगा हुआ है और उस नाम से क्लास बनी हुई है, जैसे कि इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, टाइम स्टैम्प टाइप। ठीक है। अगर आपको इस चीज़ को चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। आपको जाना है स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन, टाइप करना है गूगल में, और आपको इस वाले लिंक पे भी आप जा सकते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्जन पे जाना है तो बेटर है कि आप अपाचे स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें। मेरे पास करंटली 3.4.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे जाके आपको एपीआई डॉक्स में पाइथन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग पाइस्पार्क में काम कर रहे हैं। फिर आपको एपीआई रेफरेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको डेटा टाइप्स का लिंक मिलेगा, और यहाँ पे आपको सारे डेटा टाइप्स मिल जाएंगे जो जो डेटा टाइप्स आपके पास पाइस्पार्क में अवेलेबल हैं। ठीक है। तो चलिए हम दोबारा चलते हैं। तो इन्हीं डेटा टाइप को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो हमारे पास इंटीजर टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप है और एक टाइम स्टैम्प टाइप भी है। इन्हीं 3 डेटा टाइप को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है। तो कोई सा भी टाइप आपको इंपोर्ट करना है तो वो आपको एसक्यूएल डॉट टाइप मॉड्यूल के अंदर से ही इंपोर्ट करना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड क्या है। लेकिन उसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, मुझे आपको ये बताना है कि पाइथन में अगर आपको कोई क्लास बनानी हो और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्लास बनानी है तो हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड, उसके बाद अपनी क्लास का नाम, कॉलन, और उसके अंदर फिर हम अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं कोई कोड नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मुझे बस क्लास का टेम्पलेट चाहिए था ताकि मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा सकूं। उसके लिए मैंने यहाँ पे पास कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। और पास कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली कब जब भी आपको कोई कोड अगर राइट ना करना हो और आपको बस किसी भी चीज़ का एक टेम्पलेट चाहिए हो, मान लीजिए फंक्शन या फिर क्लास, या फिर और भी इफ एल्स की जगह पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं और अभी तक आपने लॉजिक सोचा नहीं है, तो वहाँ पे आप पास कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका एक टेम्पलेट बन जाएगा और पाइथन आपको कोई एरर भी नहीं देगा। जनरली हम पास का इस्तेमाल डेवलपमेंट में और टेस्टिंग में करते हैं, प्रोडक्शन में इसका यूज ना के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर ली है। एक बार क्लास डिफाइन कर ली तो अब हम ये सीखते हैं कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है S1। उसके बाद आपको इक्वल टू लिख के अपने क्लास का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको 2 पैरेंथेसिस देने होते हैं। बस इतना ही है और आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट टाइप ऑफ S1। इसको मैं एक बार रन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S1 ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी अभी बनाया था, ये ऑब्जेक्ट है आपकी स्टूडेंट क्लास का। तो चलिए गाइज, अब हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड क्लास के बारे में। इसको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने स्कीमा को डिफाइन करने के लिए। अब जैसे कि हमने सीख लिया है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करते हैं, जिसको मैं बोलूंगा स्कीमा। तो बेसिकली जब भी आपको स्कीमा डिफाइन करना हो तो आपको स्ट्रक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। और ये तो हम समझ ही गए हैं कि जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हमें क्लास के नाम के आगे 2 पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। ये मैंने लगा दिए। और एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्कीमा को एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ कि इसको प्रिंट करके क्या आता है। इसको प्रिंट करके हमें मिला स्ट्रक्ट टाइप, और सेम चीज़ बेसिकली जो हमने यहाँ पे लिखी थी वो हमें मिली है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रक्ट टाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक लिस्ट रहती ही रहती है। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस आउटपुट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इस लिस्ट में हमें करना क्या है। ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी और दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रिलेशनल डेटाबेस में काम कर रहे हैं या किसी भी डेटाबेस में जो सपोर्ट करता है टेबल डीडीएल को। तो हम लोग कैसे बनाते हैं टेबल की डीडीएल? हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, है ना। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लिखते हैं और फिर हमारे जो कॉलम होते हैं उनको हम एक एक करके डिफाइन करते हुए चले जाते हैं। अभी आप इसको एज्यूम करके चलिए कि मैंने सिर्फ इतना ही कोड लिखा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो कोड है जो रिलेशनल डेटाबेस का है, वो और पाइथन का जो ये कोड मैंने लिखा, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक स्टूड नाम से एक टेबल यहाँ पे बनाना चाहा, बेसिकली एक स्कीमा क्रिएट करना चाहा। वैसे ही यहाँ पे मैं स्कीमा नाम से एक स्कीमा क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको स्ट्रक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं, ये कंपेरेबल है।
जब भी हमें टेबल के अंदर एक कॉलम डिफाइन करना होता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं उस कॉलम का नाम और उसके साथ उसका डेटा टाइप, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरा कॉलम लिखता हूँ नेम, और इसके आगे हम लिख सकते हैं केयर ऑफ 10। ठीक है। इस तरीके से हम अपने कॉलम को डिफाइन करते हैं। अभी हम वही करने वाले हैं अपने स्कीमा में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रिलेशनल डेटाबेस वाला जो कोड है उसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई काम नहीं है हमारा। तो बेसिकली अब जो कॉलम आपको डिफाइन करने हैं ना, वो इस लिस्ट के अंदर आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है। कॉलम डिफाइन करने के लिए जो क्लास हमारे पास में होती है वो होती है स्ट्रक्ट फील्ड। यानी कि अगर आपको कोई कॉलम बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्ट्रक्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि हमको पता ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। हमारे पास 4 कॉलम है, तो मैं 4 इंस्टेंसेस बनाऊंगा स्ट्रक्ट फील्ड के। ठीक है। और एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि यहाँ पे इसको रन करेंगे तो कुछ होगा क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मुझे एक एरर आ रहा है, और वो एरर आ रहा है लाइन नंबर 12 में। बेसिकली अगर मैं लाइन नंबर 12 को फिक्स कर भी दूं तो नेक्स्ट टाइम वो एरर आएगा लाइन नंबर 13, देन 14 एंड 15 के लिए। लेकिन वो एरर है क्या, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। इस एरर में लिखा हुआ है कि इनिट जो एक मेथड है उसके अंदर 2 मिसिंग आर्गूमेंट हैं। बेसिकली आपको 2 आर्गूमेंट पास करने थे लेकिन आपने पास नहीं करे, और वो आर्गूमेंट कौन कौन से हैं, वो है नेम एंड डेटा टाइप। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर कोई कॉलम डिफाइन करना होता है तो आपको क्या लिखना होता है, उस कॉलम का नाम और फिर उसका डेटा टाइप। हमारे पास कॉलम के नाम ऑलरेडी पता है हमें, ऑर्डर आईडी जैसे कि हमारा पहला कॉलम है, तो उसे हम लिख देते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी सारे कॉलम को फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने सारे कॉलम के नाम लिख दिए, और एक बार अगर मैं दोबारा अपने कोड को रन करूंगा, आप शायद समझ ही गए होंगे कि इस बार भी हमें एरर आएगा, लेकिन इस बार लिखा हुआ रहेगा मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गूमेंट डेटा टाइप। क्योंकि नेम को तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इस बार मैंने जो नहीं लिखा है वो है डेटा टाइप। लेकिन एक बार फिर भी हम इसको रन करके देखते हैं और देखेंगे कि क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड एरर है क्या वो सही है। तो हाँ जी, वो सही है। अब ये बोल रहा है कि आपको डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जब डेटा टाइप लिखेंगे तो कॉमा लगा के उस डेटा टाइप को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। तो पहला कॉलम हमको पता है आईडी वाला इंटीजर टाइप होगा, एंड थर्ड वाला भी आईडी कॉलम है तो उसको भी मैं इंटीजर टाइप ही लिखूंगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड कॉलम है बेसिकली वो टाइम स्टैम्प होगा। फोर्थ कॉलम हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, उसे मैंने पहले कॉपी कर लिया था। टाइम स्टैम्प को मैं यहाँ पे अब मेंशन कर लेता हूँ। एक बार इस सेल को दोबारा रन करते हैं और देखेंगे कि क्या कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से एरर आ रहा है जो बोल रहा है कि जो डेटा टाइप आपने अभी बनाया है इट शुड बी इंस्टेंस ऑफ क्लास। बेसिकली वो किसी डेटा टाइप का इंस्टेंस होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आया। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहा और उस ऑब्जेक्ट का नाम है ऑर्डर आईडी। ऑब्वियसली ये बात है, हमने यहाँ पे इस तरीके का सिंटेक्स यूज नहीं किया, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो इंटीजर टाइप क्लास की, और जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हमें क्लास के आगे पैरेंथेसिस लिखना होता है। तो ये सेम चीज हम बाकी कॉलम्स के लिए भी करेंगे। और एक बार हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या अब कोई एरर आ रहा है। अब कोई एरर नहीं आ रहा है, और क्योंकि मैंने लाइन नंबर 20 में इस स्कीमा को प्रिंट करना चाहा था, तो ये स्कीमा अब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये चीज मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी, और अब आप शायद आपको ये थोड़ा सेंस बना रही होगी क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया था वही एज इट इज प्रिंट हो चुका है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपको कोई स्कीमा डिफाइन करना है तो आपको स्ट्रक्ट टाइप का एक इंस्टेंस बनाना है। उसके अंदर आपको जितनी बार भी कॉलम क्रिएट करने हैं उतने आपको स्ट्रक्ट फील्ड के इंस्टेंस क्रिएट करने होंगे। उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा आपके कॉलम का नाम और उसके डेटा टाइप। बेसिकली डेटा टाइप की जगह पे उस डेटा टाइप की क्लास आपको मेंशन करनी है पैरेंथेसिस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो उस क्लास का। ओके। इतना अब हमने समझ लिया, अब हमें कुछ करना नहीं है। इस स्कीमा को जो हमने अभी क्रिएट किया इसको बस हमें यूज करना है अपने कोड में। तो मैं दूसरे सेल में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने CSV स्कीमा नाम से सेम स्कीमा बनाया हुआ है। बस अब मुझे आपको इसको यूज करना सिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV API का ही हम लोग यूज करेंगे। और डॉट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेडर इक्वल टू ट्रू। और अगर आपको यहाँ पे स्कीमा मेंशन करना है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है, तो आपको एक और मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉट ऑप्शन की तरह, जिसका नाम है डॉट स्कीमा। मेरे स्कीमा का नाम है CSV स्कीमा, इसलिए डॉट स्कीमा के अंदर आपको अपने स्कीमा का नाम लिखना पड़ेगा, और बस इतना ही है। इतने में आपका स्कीमा इन्फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना डेटा फ्रेम बना लिया, और एक काम मैं करता हूँ, इस लाइन को कमेंट आउट करके ऊपर की 2 लाइनों को अनकमेंट करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डेटा फ्रेम के स्कीमा को प्रिंट करेंगे और अपने डेटा को भी एक बार देख लेंगे कि डेटा सही से रीड हुआ है कि नहीं। लेट मी रन दिस। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारा जो डेटा टाइप्स हैं कॉलम के, वो जिस तरीके से हमने डिफाइन करे हैं उसी तरीके से प्रिंट स्कीमा ने उनको दिखाया है। और हमारा डेटा भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अच्छे से प्रिंट हो गया है। तो यही एक तरीका मुझे आपको बताना था कि अगर आपको स्कीमा को इन्फोर्स करना हो या फिर स्कीमा को डिफाइन करना हो बेसिकली, तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्कीमा डिफाइन करने का एक और तरीका है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ जाते जाते। ऊपर वाली चीज़ को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करना कि स्ट्रक्ट फील्ड जो हमारा एक क्लास है, इस क्लास में जब हम इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं। पहला आपके कॉलम का नाम, और दूसरा उसका डेटा टाइप। उसके अलावा आप 2 आर्ग्यूमेंट और पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉमा फॉल्स।
फॉल्स का मतलब है ये इसकी नलेबिलिटी को दर्शाता है। ये वाला जो कॉलम है ये कभी भी नल नहीं हो सकता, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी जरूरी है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो फॉल्स की जगह पे ट्रू होता है, इसका मतलब आपके बाकी के जो कॉलम्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नलेबल होते हैं। ठीक है। फोर्थ कॉलम क्या होता है, ये आपके मेटा डेटा को कंटेन करता है, और अपने मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए आपको बनानी पड़ती है एक डिक्शनरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है डिक्शनरी को बनाने के लिए। और यहाँ पे आप कोई भी की वैल्यू आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। मैंने पास किया है डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने लिखा है कि दिस इज आईडी ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये एक डिक्शनरी है केवल। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो स्कीमा हम लोग बनाते हैं बेसिकली ये आइट्रेबल होता है। आइट्रेबल मतलब आप इसके ऊपर फॉर लूप चला सकते हो। राइट, अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो इस स्कीमा में है क्या, इसमें कुछ नहीं बट लिस्ट ही है। ठीक है, तो आप इस स्कीमा को आइट्रेट भी करा सकते हैं, हालांकि ये अपने आप में लिस्ट नहीं है, इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रक्ट टाइप ही होता है। बट मुझे आपको ये दिखाना था या बताना था कि ये भी आइट्रेबल है, आप इसके ऊपर फॉर लूप रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक लूप लिखा है फॉर कॉलम इन स्कीमा, और उसके बाद ईच एंड एवरी कॉलम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसको एक बार रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने सारे के सारे कॉलम को प्रिंट कर दिया है वन बाय वन। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट कॉलम की नलेबिलिटी को फॉल्स डिफाइन किया था, और वो अच्छे से यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। ठीक है, एक चीज मुझे और बतानी है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाली लाइन को हटा देता हूँ। और अगर आपको इस स्कीमा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और आपको इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए केवल आपने कॉलम के नेम प्रिंट करने हैं, तो आप लिख सकते हो स्कीमा डॉट नेम्स। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि स्कीमा डॉट नेम्स ने आपको कॉलम की एक लिस्ट दे दी है। इस तरीके की और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरी वीडियोस में बता दूंगा। तो यही था आज की वीडियो में गाइस, आई होप आपको स्कीमा इन्फोर्समेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्यूचर वीडियोस में हम लोग स्कीमा इन्फोर्समेंट का दूसरा तरीका भी देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।